कभी सोचा है कि कुछ खाने की चीजें खाकर एकदम से एनर्जी आ जाती है और कुछ खाकर नहीं? जानते हैं क्यों? अरे इसका जवाब हमारे खाने में ही छिपा है, छोटे छोटे पावर हाउस में, जिन्हें हम विटामिन कहते हैं। आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे और देखेंगे कि ये हमारे लिए असल में कितने जरूरी हैं। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। हम सब रोज खाना खाते हैं ना? लेकिन क्या हम सच में जानते हैं कि हमारी प्लेट में जो दाल, सब्जी या फल हैं, उनके अंदर कौन सी ताकत छिपी हुई है? ये ताकत सिर्फ पेट भरने वाली नहीं है। नहीं नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। ये हमारी आंखों की रोशनी से लेकर हमारी हड्डियों की मजबूती तक हर चीज को कंट्रोल करती है। और इस सवाल का जवाब हमें सीधे सीधे मिलता है इस स्रोत से। ये जो एक पूरा विटामिन चार्ट है ना, यही हमारा रोड मैप है। आज हम इसी चार्ट को डिकोड करेंगे, ये समझने के लिए कि भाई कौन सा विटामिन क्या काम करता है, वो हमें कहाँ से मिलता है, और अगर वो ना मिले तो क्या क्या गड़बड़ हो सकती है। तो चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन विटामिन्स की जो हमारी आंखों और स्किन के लिए एक गार्ड की तरह खड़े रहते हैं। ये वो जरूरी तत्व हैं जो ये पक्का करते हैं कि हम दुनिया को एकदम साफ साफ देख पाएं और हमारी स्किन भी हेल्दी और ग्लोइंग रहे। अब देखिए, यहाँ जो दिलचस्प बात है वो ये है कि विटामिन ए, जिसे रेटिनॉल भी कहते हैं, वो सीधा हमारी आंखों की रोशनी से जुड़ा है। अगर इसकी कमी हो जाए तो रतौंधी, मतलब रात में दिखना कम हो जाता है। और ये मिलता किसमें है? गाजर में, हरी सब्जियों में। वहीं विटामिन बी2 यानी राइबोफ्लेविन हमारी स्किन को फटने से और आंखों को लाल होने से बचाता है, और इसके लिए अंडा और पनीर जैसी चीजें खानी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे शरीर को दिन भर चलने की एनर्जी कहाँ से मिलती है और हमारा खून कैसे हेल्दी रहता है। यहाँ कुछ विटामिन हमारे शरीर के पावर हाउस की तरह काम करते हैं, जो हमें पूरे दिन एक्टिव और ताकतवर बनाए रखते हैं। और इस पावर हाउस के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं ये 3 बी विटामिन। ये तीनों मिलकर एनीमिया यानी खून की कमी जैसी बड़ी प्रॉब्लम से लड़ते हैं। ये समझ लीजिए कि एक टीम की तरह काम करते हैं ताकि हमारा शरीर मजबूत बना रहे। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। विटामिन बी6, बी9 और बी12, ये तीनों ही एनीमिया से लड़ने में मदद करते हैं। बी9, जिसे हम फॉलिक एसिड के नाम से जानते हैं, वो हरी सब्जियों में खूब मिलता है और शरीर की ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और बी12, जो ज़्यादातर दूध या नॉनवेज खाने में होता है, उसकी कमी से पांडु रोग, मतलब जॉन्डिस, जिसे हम पीलिया भी कहते हैं, वैसी सीरियस हालत भी हो सकती है। तो मतलब साफ है, एक बैलेंस डाइट इन तीनों का ख्याल रखती है। अब बात करते हैं शरीर के डिफेंस सिस्टम की, हमारी हड्डियां और हमारी बीमारियों से लड़ने की ताकत यानी इम्यूनिटी। ये हमारे शरीर का किला है और कुछ विटामिन इसी किले को मजबूत बनाने का काम करते हैं। यहाँ 2 सुपर हीरो हैं। एक है विटामिन सी, जो आंवला और नींबू जैसे खट्टे फलों में मिलता है। ये हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है और स्कर्वी जैसी बीमारियों से बचाता है। और दूसरा है विटामिन डी, जो हमारी हड्डियों के लिए अमृत जैसा है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में ऑस्टियोमेलेशिया हो सकता है, जिसमें हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि आसानी से टूट सकती हैं। लेकिन एक मजेदार बात बताऊं, इन जरूरी विटामिन्स में से एक ऐसा भी है जिसके लिए कोई पैसा खर्च करने की जरूरत ही नहीं है। जी हाँ, ये कुदरत का एक ऐसा तोहफा है जो हम सबको आसानी से मुफ्त में मिलता है। बिल्कुल सही, ये है सूरज की रोशनी। हमारा शरीर धूप में विटामिन डी खुद बना लेता है। सोचिए, ये कितनी कमाल की बात है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कुदरत कैसे हमारी सेहत का ध्यान रखती है। बस कुछ देर धूप में रहने से हमारी हड्डियां मजबूत बन सकती हैं। अच्छा, हमने मेन विटामिन्स की तो बात कर ली, लेकिन कहानियां भी खत्म नहीं हुई है। कुछ और भी स्पेशलिस्ट विटामिन हैं जो शरीर में बहुत खास काम करते हैं और एक बैलेंस डाइट की तस्वीर को पूरा करते हैं। जैसे कि विटामिन ई, जो हमारी फर्टिलिटी और मसल्स की मजबूती के लिए जरूरी है। और फिर है विटामिन के, जो चोट लगने पर खून का थक्का जमाने में मदद करता है। अगर विटामिन के की कमी हो जाए ना, तो छोटी सी चोट भी गंभीर हो सकती है, क्योंकि खून बहना रुकेगा ही नहीं। और ये दोनों हमें सोयाबीन और हरी सब्जियों जैसी चीजों से मिल जाते हैं। और ये जो बी कॉम्प्लेक्स का परिवार है ना, ये तो बहुत बड़ा है। यहाँ देखिए, बी1, बी3, बी5 और बी7 जैसे विटामिन भी हैं। बी1 बेरी से बचाता है, बी5 बालों को वक्त से पहले सफेद होने से रोकता है, और बी7 तो बालों को झड़ने से भी रोकता है। ये छोटी छोटी बातें दिखाती हैं कि हर विटामिन का अपना एक कितना खास और जरूरी रोल है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? कुछ खास बातें हैं जो याद रखने लायक हैं। आंखों के लिए विटामिन ए और बी2, हड्डियों के लिए विटामिन डी,
खून की कमी से बचने के लिए B6, B9 और B12 और बीमारियों से लड़ने के लिए विटामिन सी। बस ये इस पूरे चार्ट का सार है। तो अगली बार जब अपनी खाने की प्लेट तैयार करें तो इस जानकारी के बारे में जरूर सोचेगा। ये सिर्फ खाना नहीं है, ये सेहत का ईंधन है। तो आज अपनी सेहत को और बेहतर बनाने के लिए कौन सा विटामिन चुना जाए, सोचिएगा जरूर। अभी सोचा है कि पेड़ों की पढ़ाई को क्या कहते हैं, या फिर उस साइंस का क्या नाम है जो सिर्फ वायरसेस के बारे में है? देखिए, विज्ञान की दुनिया ना ऐसी ही हजारों दिलचस्प फील्ड से भरी हुई है, और आज हम बस कुछ ऐसे ही खास नामों और उनके पीछे की कमाल की दुनिया को जानने वाले हैं। हिस्टोलॉजी, वायरोलॉजी, डेंड्रोलॉजी सुनने में थोड़े मुश्किल लगते हैं ना। ऐसा लगता है कि आखिर इन शब्दों का मतलब क्या है। पहली बार में तो ये किसी पहेली जैसे ही लगते हैं। पर असल में ये कोई पहेली नहीं है, बल्कि ये तो विज्ञान की इतनी बड़ी दुनिया को समझने की चाबियां हैं। तो चलिए एक सफर पर निकलते हैं और इन शब्दों के पीछे छिपे ज्ञान के दरवाजे खोलते हैं। तो पहला सवाल, नाम में क्या है? आखिर इन शब्दों के पीछे का साइंस क्या है? चलिए पता लगाते हैं कि ये चाबियां आई कहां से हैं और ये विज्ञान के कौन से दरवाजे खोलती हैं। देखिए, हमारी आज की ये सारी पड़ताल विज्ञान की प्रमुख शाखाओं की इसी लिस्ट पर आधारित है। हमने इसमें से कुछ सबसे दिलचस्प शाखाओं को चुना है ताकि हम सब मिलकर समझ सकें कि उनका मतलब क्या है। तो शुरू करें। शुरुआत करते हैं हमारे बिल्कुल आसपास मौजूद पेड़ पौधों की दुनिया से। ये वो जीव हैं जो हमारे प्लैनेट को जिंदा रखते हैं, और इनको समझने के लिए भी विज्ञान की कई खास शाखाएं बनी हैं। तो सबसे पहले हैं डेंड्रोलॉजी, यानी कि पेड़ों और झाड़ियों का विज्ञान। डेंड्रोलॉजिस्ट ये पढ़ते हैं कि पेड़ कैसे बड़े होते हैं, वो हमारे पर्यावरण के लिए इतने जरूरी क्यों हैं, और हाँ, उनकी उम्र का पता कैसे लगाया जाता है। तो अगली बार जब कोई पुराना बड़ा सा पेड़ दिखे तो सोचिएगा कि उसकी कहानी को समझने का विज्ञान ही डेंड्रोलॉजी है। इसके बाद आता है माइकोलॉजी, यानी फफूंद या कवक की पढ़ाई। और ये सिर्फ ब्रेड पर लगने वाली फफूंद या खाने वाले मशरूम तक ही नहीं है। माइकोलॉजी हमें बताती है कि कैसे कुछ फफूंद पेनिसिलिन जैसी लाइफ सेविंग दवाइयां बनाती हैं और कुदरत में चीजों को सड़ा गलाकर इकोसिस्टम का कितना जरूरी काम करती हैं। और फिर है फाइकोलॉजी, मतलब शैवाल का अध्ययन, जिसे हम आम भाषा में काई भी कहते हैं। तालाब में दिखने वाली हरी काई से लेकर समंदर के बड़े बड़े शैवाल तक, ये पौधे जैसे जीव हमारी धरती की आधी से ज्यादा ऑक्सीजन बनाते हैं। फाइकोलॉजी हमें इनके इसी कमाल के महत्व को समझने में मदद करती है। चलिए अब पौधों की दुनिया से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जीव जंतुओं के विशाल साम्राज्य की तरफ चलते हैं। यहाँ भी छोटे छोटे कीड़ों से लेकर बड़े बड़े जानवरों तक सबका अध्ययन करने के लिए अलग अलग फील्ड्स हैं। सुबह सुबह पक्षियों का चहचहाना किसे पसंद नहीं है? ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का ही विज्ञान है। इसमें उनके बर्ताव से लेकर उनके गानों और उनकी उड़ान के तरीकों तक हर चीज का अध्ययन किया जाता है। अब बात करते हैं एक ऐसी दुनिया की जो हमारे चारों ओर है, पर हम अक्सर उसे नजरअंदाज कर देते हैं। ये है एंटोमोलॉजी, यानी कीट पतंगों का अध्ययन। चींटियों की सोशल लाइफ से लेकर तितलियों के रंगीन पंखों के राज तक, ये एक बहुत बड़ी और हैरान कर देने वाली दुनिया है। हर्पेटोलॉजी में उभयचरों और सरीसृपों का अध्ययन होता है, मतलब मेंढक, सांप, छिपकली और कछुए जैसे जीव। ये शाखा हमें इन जीवों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है, जिन्हें अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं। बाहर की दुनिया को तो हमने थोड़ा बहुत जान लिया, अब चलिए थोड़ा अंदर झांकते हैं। हमारा अपना शरीर भी तो एक बहुत ही जटिल और अद्भुत मशीन है, और इसे समझने के लिए विज्ञान की कई खास शाखाएं हैं। याद है शुरुआत में हमने हिस्टोलॉजी का नाम लिया था। इसका मतलब है ऊतकों यानी टिश्यूज का अध्ययन। टिश्यूज जो हैं वो कोशिकाओं का ग्रुप होते हैं जिनसे हमारे अंग बनते हैं। हिस्टोलॉजी हमें माइक्रोस्कोप से शरीर की इसी बनावट को देखने में मदद करती है। हीमैटोलॉजी हमारे शरीर की लाइफलाइन यानी खून का अध्ययन है। ये शाखा खून की कोशिकाओं, एनीमिया या ल्यूकीमिया जैसी बीमारियों को समझने और उनका इलाज खोजने पर फोकस करती है। ये वो विज्ञान है जो सीधे हमारी सेहत से जुड़ा है। और ओडोंटोलॉजी है दांतों और मसूड़ों का विज्ञान। और नहीं, ये सिर्फ दांतों की सड़न के बारे में नहीं है, बल्कि हमारी मुस्कान के पीछे जो पूरा विज्ञान काम करता है, ये उसके बारे में है। तो हमने देखा कि कैसे हिस्टोलॉजी ऊतकों की बनावट को समझाती है, हेमेटोलॉजी खून के रहस्यों को खोलती है, और ओडोंटोलॉजी हमारी मुस्कान के पीछे का विज्ञान बताती है।
ये तीनों मिलकर हमारे शरीर के अंदर की दुनिया की एक कमाल की तस्वीर पेश करते हैं। अब अपने नजरिए को थोड़ा और बड़ा करते हैं। कुछ साइंटिफिक ब्रांचेस उन चीजों का अध्ययन करती हैं जो आंखों से दिखती ही नहीं, और कुछ ऐसी हैं जो पूरे जैविक दुनिया को ऑर्गेनाइज करने का, एक व्यवस्था में रखने का काम करती हैं। वायरोलॉजी यानी विषाणु या वायरसेस का अध्ययन, ये इतने छोटे जीव होते हैं जो बीमारियों की वजह बन सकते हैं, और वायरोलॉजी हमें ये समझने में मदद करती है कि वो कैसे काम करते हैं और उनसे कैसे लड़ा जाए। आज के समय में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फील्ड है। माइक्रोबायोलॉजी एक और भी बड़ा क्षेत्र है जो बैक्टीरिया जैसे बहुत ही सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करता है, और ये जीव हर जगह हैं। एक मजेदार बात पता है, हमारे शरीर में हमारी अपनी कोशिकाओं से ज्यादा बैक्टीरिया की कोशिकाएं हैं, और उनमें से कई हमारे पाचन और स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। और आखिर में टैक्सोनॉमी, ये विज्ञान की वो शाखा है जो जीवों का नाम रखती है और उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में बांटती है। टैक्सोनॉमी के बिना जीव विज्ञान की दुनिया में बहुत गड़बड़ होती। ये कुछ ऐसा है जैसे प्रकृति की बहुत बड़ी लाइब्रेरी को व्यवस्थित करना। तो आज हमने पेड़ों के विज्ञान डेंड्रोलॉजी से लेकर पक्षियों की दुनिया ऑर्निथोलॉजी तक, और खून के अध्ययन हेमेटोलॉजी से लेकर वायरस की दुनिया वायरोलॉजी तक का एक छोटा सा सफर किया। और ये तो विज्ञान की विशाल किताब के बस कुछ ही पन्ने हैं। तो हमने देखा कि विज्ञान का हर नाम सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि ये एक पूरी नई दुनिया में घुसने का दरवाजा है। हर ऑलॉजी हमें अपने आसपास की दुनिया को एक नए नजरिए से देखने का एक और मौका देती है। तो अब सवाल ये है कि इतनी सारी दिलचस्प शाखाओं के बारे में जानने के बाद विज्ञान की अगली कौन सी दुनिया है जिसे खोजा जाना चाहिए? शायद वो जो हमारे पैरों के नीचे है, या फिर वो जो सितारों के भी पार है। खोज की कोई सीमा नहीं। कभी सोचा है कि आज हम जीवन के रहस्यों के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हैं? इसका बहुत बड़ा क्रेडिट उन 13 कमाल के लोगों को जाता है जिन्होंने बायोलॉजी की दुनिया ही बदल दी। तो चलिए आज उनके इस शानदार सफर पर निकलते हैं। देखिए, ये लिस्ट ही हमारे इस सफर की शुरुआत है। पहली नजर में शायद ये सिर्फ कुछ नाम और टाइटल्स लगे, लेकिन यकीन मानिए, हर नाम के पीछे एक कहानी है, एक ऐसी खोज है जिसने हमेशा के लिए हमारी दुनिया को बदल कर रख दिया। आइए इन्हीं कहानियों को जानते हैं। तो ये है हमारी खोज यात्रा का एक छोटा सा रोड मैप। हम बिल्कुल छोटी, अनदेखी दुनिया से शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे जीवन के विशाल पैमाने की ओर बढ़ेंगे। जरा सोचिए, पहली बार जब किसी ने कीटाणुओं की खोज की होगी तो वो कैसा पल रहा होगा। चलिए उन अग्रदूतों से मिलते हैं जिन्होंने हमारी आंखें इस माइक्रोस्कोपिक यूनिवर्स के लिए खोली। तो इस अदृश्य दुनिया में हमारे पहले गाइड थे ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने अपने बनाए माइक्रोस्कोप से पहली बार बैक्टीरिया को देखा। फिर आए लुई पास्चर, जिन्होंने ये साबित किया कि ये छोटे छोटे जीव सिर्फ मौजूद ही नहीं हैं, बल्कि फर्मेंटेशन और बीमारियों के लिए भी यही जिम्मेदार हैं। और फिर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आया। फेलिक्स डी हेरेल ने बैक्टीरियोफेज की खोज कर डाली, मतलब ऐसे वायरस जो खुद बैक्टीरिया पर हमला करते हैं। ये शब्द बहुत जरूरी है, बैक्टीरियोफेज, जिसका सीधा सा मतलब है बैक्टीरिया खाने वाला। आज के दौर में मेडिकल साइंस जैसी फील्ड्स में ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एंटीबायोटिक्स का एक जबरदस्त विकल्प हो सकता है। तो ठीक है, अब हमने उस दुनिया को तो देख लिया जो आंखों से नहीं दिखती, पर अगली चुनौती क्या थी? वो ये कि हम अपने आसपास दिखने वाले इतने सारे जीव जंतुओं को कैसे समझें, उन्हें कैसे अलग अलग ग्रुप्स में बांटें और उनके बीच के रिश्तों को कैसे जानें। इस बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए 3 महान दिमाग सामने आए। सबसे पहले थियोफ्रेस्टस, जिन्हें हम वनस्पति विज्ञान का पिता भी कहते हैं, उन्होंने पौधों को क्लासिफाई करने की पहली कोशिश की। फिर सदियों बाद कैरोलस लिनियस ने वो सिस्टम बनाया जो आज भी हम इस्तेमाल करते हैं, वही जीनस स्पीशीज वाला नामकरण। और फिर आर्थर टेंसले ने हमें इकोसिस्टम शब्द दिया, जिससे ये समझने में मदद मिली कि ये सभी जीव जंतु एक दूसरे के साथ कैसे तालमेल बैठाते हैं। तो ये वर्गीकी या टैक्सोनॉमी इतनी जरूरी क्यों है? इसे ऐसे समझिए कि ये पूरी बायोलॉजी के लिए एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी के कैटलॉग सिस्टम की तरह है। इसके बिना हर चीज बस एक बिखरा हुआ ढेर होती, कुछ समझ ही नहीं आता। चलिए अब अपना ध्यान पेड़ पौधों की दुनिया की तरफ मोड़ते हैं, जो इस धरती पर ज्यादातर जीवन का आधार है। देखते हैं कि किन अग्रदूतों ने इसकी गहराई से पड़ताल की।
स्टीफन हॉलिस ने पौधों की अंदरूनी दुनिया का पर्दाफाश किया। उन्होंने पता लगाया कि पौधे पानी कैसे पीते हैं और सांस कैसे लेते हैं, जिससे प्लांट फिजियोलॉजी की नींव पड़ी। वहीं दूसरी ओर ईजे बटलर ने पौधों के दुश्मनों पर ध्यान दिया, यानी वो बीमारियां जो हमारी फसलों को बर्बाद कर सकती हैं। उनका काम आज भी दुनिया का पेट भरने के लिए बहुत जरूरी है। अब हम आते हैं अगली बड़ी पहेली पर, ये समझना कि माता पिता के गुण बच्चों में कैसे जाते हैं और कैसे एक अकेली कोशिका से इतना बड़ा और जटिल जीव बन जाता है। और इस पहेली को सुलझाने वाले थे ग्रेगर मेंडल। कमाल की बात यह है कि उन्होंने अपने बगीचे में लगे साधारण मटर के पौधों पर काम करते हुए हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता के नियम खोज निकाले। उन्होंने दिखाया कि कैसे गुण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में एक तय पैटर्न में आगे बढ़ते हैं। ये एक ऐसी खोज थी जिसने बायोलॉजी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। मेंडल के काम के साथ साथ कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर ने समझाया कि एक भ्रूण यानी एम्ब्रियो कैसे विकसित होता है, और अर्नस्ट हैकल ने एक बहुत ही प्रभावशाली सिद्धांत दिया कि किसी जीव का विकास उसकी पूरी प्रजाति के विकास की कहानी को दोहराता है। हालांकि इस सिद्धांत पर अब वैज्ञानिक समुदाय में काफी बहस होती है। हमारा आखिरी सेक्शन इस बारे में है कि कैसे इन नए बायोलॉजिकल आइडियाज को खुद इंसानों के स्वास्थ्य, इतिहास और समाज को समझने के लिए लागू किया गया। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज करके लाखों लोगों की जानें बचाएं और इम्यूनोलॉजी की पूरी फील्ड की शुरुआत की। दूसरी ओर सर फ्रांसिस गैल्टन ने सुजनिकी या यूजेनिक्स का कॉन्सेप्ट दिया। उनका आइडिया था कि सिलेक्टिव ब्रीडिंग के जरिए मानव आबादी को बेहतर बनाया जा सकता है। ये एक ऐसा विचार है जो बाद में वैज्ञानिक और नैतिक दोनों ही तौर पर बहुत विवादास्पद हो गया और आज इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। तो देखिए, हमने एक मामूली सी लिस्ट से शुरुआत की थी और अब हमने देखा कि कैसे खोज के इन अलग अलग हिस्सों ने मिलकर उस विज्ञान को बनाया जिसे हम आज बायोलॉजी कहते हैं। ये वाकई एक शानदार इमारत है जिसे ईंट दर ईंट बनाया गया है। इन अग्रदूतों ने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया। अब सवाल ये उठता है कि अगली बड़ी छलांग क्या होगी? बायोलॉजी का वो अगला कौन सा बड़ा रहस्य खुलेगा जो हमारी दुनिया को एक बार फिर से बदलकर रख देगा? नमस्ते, कभी सोचा है कि एलिमेंट्स की दुनिया भी रिकॉर्ड ब्रेकर से भरी हुई है? कुछ तत्व इतने हल्के हैं कि पूछिए मत, तो कुछ अविश्वसनीय रूप से भारी, कुछ एकदम शांत है, तो कुछ इतने रिएक्टिव कि पूछो मत। आज हम इन्हीं एलिमेंटल चैंपियंस की दुनिया में गोता लगाएंगे। तो चलिए एक मजेदार सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, अगर एलिमेंट्स का अपना ओलंपिक्स होता तो सबसे भारी, सबसे हल्का या फिर बिजली का सबसे अच्छा कंडक्टर होने का गोल्ड मेडल किसे मिलता? आज की हमारी पड़ताल इसी सवाल का जवाब ढूंढेगी। इन चैंपियंस को खोजने के लिए हम इस लिस्ट का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारी गाइड होगी जो हमें तत्वों की दुनिया के अलग अलग रिकॉर्ड होल्डर से मिलवाएगी। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो अपनी खोज शुरू करते हैं पहली कैटेगरी से, वजन और अवस्था। यहाँ हम देखेंगे कि तत्वों के सबसे बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब उनका वजन और वो नॉर्मल टेम्परेचर पर किस हाल में रहते हैं, इसमें कौन सबसे आगे है। तो वजन के मामले में दो बिल्कुल अलग छोर पर कौन है? सबसे हल्का होने का ताज जाता है हाइड्रोजन को, जो हमारे यूनिवर्स का सबसे सिंपल और सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है। और स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर सबसे भारी एलिमेंट है ऑस्मियम। ये इतना डेंस होता है कि इसका छोटा सा टुकड़ा भी हैरान करने वाला भारी महसूस होगा। अब एक बहुत ही दिलचस्प गुण की बात करते हैं, कमरे के तापमान पर लिक्विड होना। ये बहुत ही रेयर है। मेटल्स में ये खिताब जाता है पारे को, जिसे हम थर्मामीटर में देखते हैं, और नॉन मेटल्स में ब्रोमीन अकेला ऐसा एलिमेंट है जो इस स्टेट में पाया जाता है। यहाँ एक छोटा सा पर इम्पोर्टेंट सा फर्क है। हाइड्रोजन सबसे हल्का एलिमेंट तो है, लेकिन अगर हम सिर्फ मेटल्स को देखें तो ये रिकॉर्ड लिथियम के नाम है। ये इतना हल्का है कि ये सचमुच पानी पर तैर सकता है, और यही वजह है कि आज की बैटरी टेक्नोलॉजी के लिए ये इतना ज़रूरी है। ठीक है, अब अगली कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हम उन एलिमेंट्स को देखेंगे जो हमारी टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री को पावर और शेप देते हैं, यानी बिजली और लचीलापन। तो बिजली का सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है? ये सम्मान जाता है चांदी को। इसकी बेहतरीन कंडक्टिविटी इसे हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत वैल्यूएबल बनाती है, भले ही इसकी कीमत तांबे से ज्यादा हो।
आमतौर पर एक साइंटिफिक रूल है कि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो बिजली के अच्छे कंडक्टर नहीं होते, वो इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से गुजरने नहीं देते, इसीलिए वो इंसुलेटर के तौर पर काम आते हैं। लेकिन जैसा कि साइंस में अक्सर होता है, इस रूल का एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है। कोई अंदाजा लगा सकता है कि वो कौन सा नॉन मेटल है जो इस रूल को तोड़ता है और बिजली कंडक्ट करता है? और वो है ग्रेफाइट। जी हाँ, वही ग्रेफाइट जो पेंसिल में होता है। ये कार्बन का ही एक रूप है और ये उम्मीद के बिल्कुल उलट बिजली का एक बेहतरीन कंडक्टर है। इसकी यही अनोखी बात इसे इतना यूजफुल बनाती है। अब बात करते हैं लचीलेपन की, जिसे आघात वर्धनीयता या मैलिएबिलिटी भी कहते हैं। इस कैटेगरी का चैंपियन है सोना। इसका मतलब ये है कि इसे पीट कर बिना तोड़े बहुत ही पतली शीट्स में बदला जा सकता है, इतना पतला कि रोशनी भी उसके आर पार जा सकती है। चलिए अब इस टॉपिक को थोड़ा और पर्सनल बनाते हैं। अब हम उन एलिमेंट्स को जानेंगे जो हमारे प्लैनेट पर और हमारे अपने शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में मौजूद हैं। अब इस स्लाइड में जो बात है वो बहुत ही दिलचस्प है। ये एक बड़ा पावरफुल कनेक्शन दिखाती है। हमारी धरती की क्रस्ट में सबसे ज्यादा मिलने वाला एलिमेंट है ऑक्सीजन, और कमाल की बात यह है कि हम इंसानों के शरीर में भी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन ही है। ये बताता है कि ये एलिमेंट जियोलॉजी और बायोलॉजी दोनों के लिए कितना फंडामेंटल है। लेकिन अगर हम सिर्फ मेटल्स की बात करें तो ऑक्सीजन तो एक नॉन मेटल है। तो पृथ्वी की क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मेटल कौन सा है? और इसका जवाब है एल्यूमिनियम। ये हमारे आसपास की दुनिया में भरपूर है, चट्टानों और खनिजों से लेकर रोजमर्रा की चीजों जैसे फॉइल और डिब्बों तक। अब हम पहुंच गए हैं अपनी खोज के सबसे एक्साइटिंग हिस्से पर, रिएक्टिविटी। ये है पीरियोडिक टेबल के कह सकते हैं वाइल्ड वंस, वो एलिमेंट्स जो दूसरे एलिमेंट्स के साथ केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए सबसे ज्यादा बेताब रहते हैं। रिएक्टिविटी के दो चैंपियंस हैं, हर तरफ से एक। सबसे रिएक्टिव मेटल है सीजियम, जो पानी के कांटेक्ट में आते ही जोरदार धमाके के साथ रिएक्ट करता है। और सबसे रिएक्टिव नॉन मेटल है फ्लोरीन, एक ऐसी गैस जो लगभग किसी भी चीज के साथ रिएक्ट कर सकती है। फ्लोरीन की एक्सट्रीम नेचर पर थोड़ा और ध्यान देना चाहिए। ये सिर्फ सबसे रिएक्टिव नॉन मेटल ही नहीं है, बल्कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। आसान भाषा में कहें तो ये दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन्स छीनने में एक्सपर्ट है, जिससे ये एक डबल रिकॉर्ड होल्डर बन जाता है। अब इतनी रिएक्टिविटी को संभालना भी तो एक चैलेंज है। सोडियम भी एक बहुत रिएक्टिव मेटल है। तो एक प्रैक्टिकल सवाल उठता है, इसे सेफ कैसे रखा जाता है ताकि ये हवा या नमी से रिएक्ट ना कर जाए? इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल पर बहुत जरूरी है। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि सोडियम हवा और पानी के साथ बहुत तेजी से रिएक्ट करता है। ये रिएक्शन इतना खतरनाक हो सकता है कि उसमें आग लग जाए। तो सोल्यूशन ये है कि इसे केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है, जो इसे हवा और नमी से बचाने के लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करता है। और हमारी लिस्ट से एक आखिरी फैक्ट, अक्रिय गैसें जैसे हीलियम और नियॉन ये इतनी स्टेबल होती हैं कि अकेले ही रहती हैं, दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड नहीं बनाती। आखिर में ये याद रखना जरूरी है कि ये रिकॉर्ड्स सिर्फ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स नहीं हैं, ये हमारी फिजिकल वर्ल्ड के फंडामेंटल रूल्स हैं जो ये तय करते हैं कि मैटर कैसे बिहेव करता है। आज हम इन एलिमेंटल एलिमेंट्स को जानते हैं, पर जैसे जैसे हमारी समझ गहरी होती जाएगी, भविष्य में ये एलिमेंट्स और कौन से नए गुण या राज उजागर करेंगे, ये एक ऐसा सवाल है जो साइंस और डिस्कवरी को हमेशा। नमस्कार। कभी सोचा है कि एक ही चीज जो आपके केक को फुलाने के काम आती है, वही आपके घर की बंद नाली को भी खोल सकती है? आज हम नमक जैसी रोजमर्रा की चीजों के पीछे छिपे विज्ञान को समझने वाले हैं। यकीन मानिए, इसके बाद घर की चीजों को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो लिस्ट है ना, ये सिर्फ कुछ अजीब से रासायनिक नामों की लिस्ट नहीं है। ये तो हमारे रोज के जीवन की एक झलक है। इसमें खाने वाला नमक भी है और ठीक उसके नीचे वो केमिकल भी जो हमारे कपड़ों को चमका देता है। सब कुछ हमारे आसपास ही है, बस थोड़ा गौर करने की देर है। ये बात दिमाग घुमा देती है ना? मतलब एक ही चीज जो पौधों को पोषण देकर जिंदगी देती है, वही चीज विनाश का कारण भी बन सकती है। रसायन विज्ञान का यही तो कमाल है, और आज हम इसी तरह की कई दिलचस्प बातें जानेंगे, तो बने रहिए।
तो हमारा पहला पड़ाव है घर का दिल, यानी हमारी रसोई। ये किसी साइंस लैब से कम नहीं है। यहाँ पर केमिकल्स सिर्फ सामग्री नहीं है, बल्कि वो जादूगर हैं जो हमारे खाने में स्वाद और जान डालते हैं। ये है हमारी रसोई के दो सबसे बड़े सितारे। पहला, सोडियम क्लोराइड, यानी हमारा आम नमक। इसका फॉर्मूला है NaCl, मतलब सोडियम का एक एटम और क्लोरीन का एक एटम, बस इतना ही। और दूसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम बेकिंग पाउडर कहते हैं। इसका फॉर्मूला NaHCO3। थोड़ा बड़ा लगता है, पर यह भी सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन के एटम्स का एक मेल ही है। और देखिए, दोनों के काम कितने अलग हैं। नमक तो खाने का स्वाद बढ़ाता है, उसे उभारता है। दूसरी तरफ बेकिंग पाउडर को जब गर्मी मिलती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के छोटे छोटे बुलबुले बनाता है, और यही बुलबुले हमारे केक और ब्रेड को एकदम नरम और स्पंजी बना देते हैं। अच्छा, रसोई से बाहर निकलकर अब हम उन केमिकल्स की दुनिया में चलते हैं जो हमारे घरों को साफ सुथरा और चमकदार रखते हैं। ये हमारी सफाई की सेना के असली हीरो हैं, जो अक्सर पर्दे के पीछे रहते हैं। ये है असली हेवी ड्यूटी क्लीनर्स। सोचिए, आपकी पसंदीदा सफेद शर्ट पर कोई जिद्दी दाग लग गया हो। धावन सोडा उसे निकाल सकता है। सिंक में पानी रुक गया है, कॉस्टिक सोडा है ना। और ब्लीचिंग पाउडर, वो तो दाग धब्बों को गायब करने और कीटाणुओं का सफाया करने का मास्टर है। और फिर आता है बोरेक्स, जिसे सुहागा भी कहते हैं। ये तो समझिए केमिकल्स की दुनिया का स्विस आर्मी नाइफ है। ये फर्श साफ कर सकता है, कीड़े मकोड़े भगा सकता है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कांच बनाने में भी काम आता है। ये कांच को ज्यादा तापमान सहने की ताकत देता है। एक ही चीज के इतने सारे रूप, यही तो इन केमिकल्स को दिलचस्प बनाता है। चलिए अब अपनी दवाइयों वाली अलमारी की तरफ चलते हैं। ये वो जगह है जहाँ केमिकल्स हमें आराम पहुंचाते हैं, हमारा इलाज करते हैं और कभी-कभी तो हमारी जान भी बचाते हैं। जरा सोचिए, सब्जी काटते हुए उंगली में हल्का सा कट लग गया, खून बहने लगा। ऐसे में सबसे पहले क्या चीज काम आती है? जवाब एक बहुत ही पुराने रसायन में छिपा है। जी हाँ, फिटकरी। इसका लंबा चौड़ा रासायनिक नाम दिखकर घबराना नहीं है। इसका काम बहुत सीधा और असरदार है। ये खून में मौजूद प्रोटीन को आपस में जकड़ लेता है, जिससे एक छोटा सा थक्का यानी क्लॉट बन जाता है और खून बहना रुक जाता है। ये बिल्कुल एक छोटे से केमिकल डैम की तरह काम करता है। अब घर से बाहर निकलते हैं और थोड़ा बड़े पैमाने पर सोचते हैं। खेतों और कारखानों में यही लवण हमारी दुनिया का पेट भरने और इसे बनाने में मदद करते हैं। यहाँ इनका असर बहुत बड़ा है। कॉपर सल्फेट, जिसे नीला थोथा भी कहते हैं, इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। खेतों में ये एक रक्षक का काम करता है, फसलों को कीड़ों और बीमारियों से बचाता है। और कारखानों में ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग में मदद करता है, मतलब एक धातु पर दूसरी धातु की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया, जैसे किसी सस्ती ज्वेलिंग पर सोने का पानी चढ़ाना। अब आते हैं अमोनियम क्लोराइड यानी नौसादर पर। ये पौधों के लिए एक तरह का सुपरफूड है। ये उन्हें नाइट्रोजन की वो ज़रूरी खुराक देता है जिसके बिना उनका बढ़ना मुश्किल है। इसके बिना शायद दुनिया में खाने पीने की चीज़ें इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं होती। और देखिए, ये कितनी कमाल की बात है कि एक ही केमिकल कितने अलग-अलग काम कर सकता है। खेतों को पोषण देने के अलावा नौसादर कपड़ा उद्योग में रंगों को कपड़े पर पक्का करने में भी मदद करता है, ताकि धोने से उनका रंग न उड़े। फिटकरी याद है, जो खून रोकती है। वही रसायन चमड़ा उद्योग में भी बहुत जरूरी है। ये जानवरों की खाल को सख्त और टिकाऊ चमड़े में बदलने में मदद करता है, जिससे हमारे जूते और बैग बनते हैं। सोचिए, एक ही केमिकल छोटी सी चोट से लेकर इतनी बड़ी इंडस्ट्री तक काम आता है। अब हम पहुंच गए हैं अपने सफर के आखिरी और शायद सबसे अनोखे हिस्से पर। यहाँ हम उन केमिकल्स को देखेंगे जिन्होंने युद्धों का रुख बदला और हमें अपनी यादों को तस्वीरों में कैद करने का मौका दिया। और ये लीजिए, आ गया हमारे शुरुआती सवाल का जवाब, पोटेशियम नाइट्रेट। यही वो चीज़ है जो गन पाउडर यानी बारूद का दिल है, जिसने इतिहास को बदल कर रख दिया। और दूसरी तरफ यही केमिकल हमारी दिवाली की रात को रोशन करता है। आतिशबाजी के शानदार रंगों के पीछे भी यही होता है। विनाश और उत्सव दोनों एक ही क्रिस्टल में समाये हैं। आज हम एक क्लिक में तस्वीरें ले लेते हैं,
लेकिन पुराने जमाने में ये एक बहुत जटिल रासायनिक प्रक्रिया थी। हाइपो यानी सोडियम थायोसल्फेट उस प्रक्रिया का आखिरी और सबसे जरूरी कदम था। ये एक फिक्सर की तरह काम करता था जो तस्वीर को नेगेटिव पर पक्का कर देता था। इसके बिना रोशनी में आते ही तस्वीर गायब हो जाती। इसने सचमुच में वक्त को कैद करने में मदद की। तो कुल मिला के हमने आज क्या सीखा? यही कि रसायन विज्ञान सिर्फ लैब कोट और टेस्ट ट्यूब तक ही सीमित नहीं है। ये हमारे नमक के दाने में है, हमारे डिटर्जेंट में है, हमारे फर्स्ट एड बॉक्स में है। ये वो अनदेखा धागा है जो हमारे दुनिया के अलग अलग हिस्सों को आपस में जोड़ता है। तो अगली बार जब खाने पर एक चुटकी नमक डालें तो एक पल के लिए जरूर रुकिएगा। आप सिर्फ स्वाद नहीं मिला रहे हैं, आप एक बहुत बड़े अनदेखे नेटवर्क से जुड़ रहे हैं जो खेतों से लेकर कारखानों और इतिहास की किताबों तक फैला हुआ है। एक छोटा सा क्रिस्टल और उसकी एक विशाल दुनिया। सोचा है कि पेड़ों की पढ़ाई को क्या कहते हैं, या फिर उस साइंस का क्या नाम है जो सिर्फ वायरसेस के बारे में है? देखिए, विज्ञान की दुनिया ना ऐसी ही हजारों दिलचस्प फील्ड से भरी हुई है, और आज हम बस कुछ ऐसे ही खास नामों और उनके पीछे की कमाल की दुनिया को जानने वाले हैं। हिस्टोलॉजी, वायरोलॉजी, डेंड्रोलॉजी सुनने में थोड़े मुश्किल लगते हैं ना। ऐसा लगता है कि आखिर इन शब्दों का मतलब क्या है। पहली बार में तो ये किसी पहेली जैसे ही लगते हैं। पर असल में ये कोई पहेली नहीं है, बल्कि ये तो विज्ञान की इतनी बड़ी दुनिया को समझने की चाबियां हैं। तो चलिए एक सफर पर निकलते हैं और इन शब्दों के पीछे छिपे ज्ञान के दरवाजे खोलते हैं। तो पहला सवाल, नाम में क्या है? आखिर इन शब्दों के पीछे का साइंस क्या है? चलिए पता लगाते हैं कि ये चाबियां आई कहां से हैं और ये विज्ञान के कौन से दरवाजे खोलती हैं। देखिए, हमारी आज की ये सारी पड़ताल विज्ञान की प्रमुख शाखाओं की इसी लिस्ट पर आधारित है। हमने इसमें से कुछ सबसे दिलचस्प शाखाओं को चुना है ताकि हम सब मिलकर समझ सकें कि उनका मतलब क्या है। तो शुरू करें। शुरुआत करते हैं हमारे बिल्कुल आसपास मौजूद पेड़ पौधों की दुनिया से। ये वो जीव हैं जो हमारे प्लैनेट को जिंदा रखते हैं, और इनको समझने के लिए भी विज्ञान की कई खास शाखाएं बनी हैं। तो सबसे पहले हैं डेंड्रोलॉजी, यानी कि पेड़ों और झाड़ियों का विज्ञान। डेंड्रोलॉजिस्ट ये पढ़ते हैं कि पेड़ कैसे बड़े होते हैं, वो हमारे पर्यावरण के लिए इतने जरूरी क्यों हैं, और हाँ, उनकी उम्र का पता कैसे लगाया जाता है। तो अगली बार जब कोई पुराना बड़ा सा पेड़ दिखे तो सोचिएगा कि उसकी कहानी को समझने का विज्ञान ही डेंड्रोलॉजी है। इसके बाद आता है माइकोलॉजी, यानी फफूंद या कवक की पढ़ाई। और ये सिर्फ ब्रेड पर लगने वाली फफूंद या खाने वाले मशरूम तक ही नहीं है। माइकोलॉजी हमें बताती है कि कैसे कुछ फफूंद पेनिसिलिन जैसी लाइफ सेविंग दवाइयां बनाती हैं और कुदरत में चीजों को सड़ा गलाकर इकोसिस्टम का कितना जरूरी काम करती हैं। और फिर है फाइकोलॉजी, मतलब शैवाल का अध्ययन, जिसे हम आम भाषा में काई भी कहते हैं। तालाब में दिखने वाली हरी काई से लेकर समंदर के बड़े बड़े शैवाल तक, ये पौधे जैसे जीव हमारी धरती की आधी से ज्यादा ऑक्सीजन बनाते हैं। फाइकोलॉजी हमें इनके इसी कमाल के महत्व को समझने में मदद करती है। चलिए अब पौधों की दुनिया से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जीव जंतुओं के विशाल साम्राज्य की तरफ चलते हैं। यहाँ भी छोटे छोटे कीड़ों से लेकर बड़े बड़े जानवरों तक सबका अध्ययन करने के लिए अलग अलग फील्ड्स हैं। सुबह सुबह पक्षियों का चहचहाना किसे पसंद नहीं है? ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का ही विज्ञान है। इसमें उनके बर्ताव से लेकर उनके गानों और उनकी उड़ान के तरीकों तक हर चीज का अध्ययन किया जाता है। अब बात करते हैं एक ऐसी दुनिया की जो हमारे चारों ओर है, पर हम अक्सर उसे नजरअंदाज कर देते हैं। ये है एंटोमोलॉजी, यानी कीट पतंगों का अध्ययन। चींटियों की सोशल लाइफ से लेकर तितलियों के रंगीन पंखों के राज तक, ये एक बहुत बड़ी और हैरान कर देने वाली दुनिया है। हर्पेटोलॉजी में उभयचरों और सरीसृपों का अध्ययन होता है, मतलब मेंढक, सांप, छिपकली और कछुए जैसे जीव। ये शाखा हमें इन जीवों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है, जिन्हें अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं। बाहर की दुनिया को तो हमने थोड़ा बहुत जान लिया, अब चलिए थोड़ा अंदर झांकते हैं। हमारा अपना शरीर भी तो एक बहुत ही जटिल और अद्भुत मशीन है, और इसे समझने के लिए विज्ञान की कई खास शाखाएं हैं। याद है शुरुआत में हमने हिस्टोलॉजी का नाम लिया था। इसका मतलब है ऊतकों यानी टिश्यूज का अध्ययन। टिश्यूज जो हैं वो कोशिकाओं का ग्रुप होते हैं जिनसे हमारे अंग बनते हैं। हिस्टोलॉजी हमें माइक्रोस्कोप से शरीर की इसी बनावट को देखने में मदद करती है। हीमेटोलॉजी हमारे शरीर की लाइफलाइन यानी खून का अध्ययन है।
ये शाखा खून की कोशिकाओं, एनीमिया या ल्यूकीमिया जैसी बीमारियों को समझने और उनका इलाज खोजने पर फोकस करती है। ये वो विज्ञान है जो सीधे हमारी सेहत से जुड़ा है। और ओडोंटोलॉजी है दांतों और मसूड़ों का विज्ञान। और नहीं, ये सिर्फ दांतों की सड़न के बारे में नहीं है, बल्कि हमारी मुस्कान के पीछे जो पूरा विज्ञान काम करता है, ये उसके बारे में है। तो हमने देखा कि कैसे हिस्टोलॉजी ऊतकों की बनावट को समझाती है, हेमेटोलॉजी खून के रहस्यों को खोलती है और ओडोंटोलॉजी हमारी मुस्कान के पीछे का विज्ञान बताती है। ये तीनों मिलकर हमारे शरीर के अंदर की दुनिया की एक कमाल की तस्वीर पेश करते हैं। अब अपने नजरिए को थोड़ा और बड़ा करते हैं। कुछ साइंटिफिक ब्रांचेस उन चीजों का अध्ययन करती हैं जो आंखों से दिखती ही नहीं, और कुछ ऐसी हैं जो पूरे जैविक दुनिया को ऑर्गेनाइज करने का, एक व्यवस्था में रखने का काम करती हैं। वायरोलॉजी यानी विषाणु या वायरसेस का अध्ययन। ये इतने छोटे जीव होते हैं जो बीमारियों की वजह बन सकते हैं, और वायरोलॉजी हमें ये समझने में मदद करती है कि वो कैसे काम करते हैं और उनसे कैसे लड़ा जाए। आज के समय में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फील्ड है। माइक्रोबायोलॉजी एक और भी बड़ा क्षेत्र है जो बैक्टीरिया जैसे बहुत ही सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करता है, और ये जीव हर जगह हैं। एक मजेदार बात पता है, हमारे शरीर में हमारी अपनी कोशिकाओं से ज्यादा बैक्टीरिया की कोशिकाएं हैं, और उनमें से कई हमारे पाचन और स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। और आखिर में टैक्सोनॉमी। ये विज्ञान की वो शाखा है जो जीवों का नाम रखती है और उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में बांटती है। टैक्सोनॉमी के बिना जीव विज्ञान की दुनिया में बहुत गड़बड़ होती। ये कुछ ऐसा है जैसे प्रकृति की बहुत बड़ी लाइब्रेरी को व्यवस्थित करना। तो आज हमने पेड़ों के विज्ञान डेंड्रोलॉजी से लेकर पक्षियों की दुनिया ऑर्निथोलॉजी तक, और खून के अध्ययन हेमेटोलॉजी से लेकर वायरस की दुनिया वायरोलॉजी तक का एक छोटा सा सफर किया। और ये तो विज्ञान की विशाल किताब के बस कुछ ही पन्ने हैं। तो हमने देखा कि विज्ञान का हर नाम सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि ये एक पूरी नई दुनिया में घुसने का दरवाजा है। हर ओलॉजी हमें अपने आसपास की दुनिया को एक नए नजरिए से देखने का एक और मौका देती है। तो अब सवाल ये है कि इतनी सारी दिलचस्प शाखाओं के बारे में जानने के बाद विज्ञान की अगली कौन सी दुनिया है जिसे खोजा जाना चाहिए? शायद वो जो हमारे पैरों के नीचे है, या फिर वो जो सितारों के भी पार है। खोज की कोई सीमा नहीं होती। सभी को नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी ये दुनिया चलती कैसे है? मतलब ये किसी जादू जैसा लगता है ना? लेकिन ये जादू नहीं, बल्कि इंसानी दिमाग का, उसकी सोच का कमाल है। आज हम उन आविष्कारों की दुनिया में उतरेंगे जो पर्दे के पीछे रहकर हमारी जिंदगी को मुमकिन बनाते हैं। जरा एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, सुबह की चाय से लेकर रात को देखे जाने वाले शो तक, हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई आविष्कार छिपा हुआ है। पर वो हैं कौन से, और उन्होंने हमारी दुनिया को बदला कैसे? चलिए आज इसी पर से पर्दा उठाते हैं। तो हमारा ये सफर 4 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले हम ब्रह्मांड के उन बड़े रहस्यों को समझेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे आइडियाज ने दुनिया को एक दूसरे से जोड़ा। उसके बाद हम रफ्तार की क्रांति को महसूस करेंगे, और आखिर में उन छोटी छोटी चीजों पर बात करेंगे जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की पूरी बातचीत का आधार ये एक मामूली सी दिखने वाली लिस्ट है, लेकिन इस पर मत जाइएगा, क्योंकि इन चंद पन्नों में हमारी आज की दुनिया का पूरा नक्शा छिपा हुआ है। देखिए, कुछ भी बनाने से पहले ये समझना तो जरूरी था ना कि ये दुनिया, ये ब्रह्मांड चलता कैसे है। तो ये है हमारे सफर का पहला पड़ाव, उन नियमों की खोज जिन पर ये पूरी कायनात टिकी हुई है। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें कायनात को देखने का एक नया नजरिया दिया। सोचिए, न्यूटन, आइंस्टीन, केपलर, गैलीलियो, इन्होंने हमें सिर्फ जानकारी नहीं दी, बल्कि वो ब्लूप्रिंट दिए जिससे हम हकीकत को एक बिल्कुल नए ढंग से देख पाएं। तो असल में बात सिर्फ कुछ फैक्ट्स जानने की नहीं थी, ये एक पूरी नई नज़र थी, एक नई भाषा थी, जिससे इंसान पहली बार ब्रह्मांड के साथ सही मायनों में बात कर सका। अच्छा, तो हमने कायनात के नियम तो समझ लिए, अब अगला कदम क्या था? इन नियमों का इस्तेमाल करके दूरियों को मिटाना। ये कहानी है उस क्रांति की जिसने दुनिया को एक दूसरे के करीब ला दिया। जरा सोचिए, मोर्स के टेलीग्राफ की वो टिक टिक की आवाज, या मार्कोनी के वायरलेस संदेश, यहीं से दुनिया सिमटने लगी थी। अचानक से हम मीलों दूर संदेश भेज सकते थे, एडिसन की बदौलत रात को दिन में बदल सकते थे, और रेडार से अंधेरे में भी देख सकते थे। ये कनेक्शन की पहली चिंगारियां थी। और फिर
फिर एक ऐसा आविष्कार हुआ जिसने गेम ही बदल दिया, ट्रांजिस्टर। इस छोटी सी चीज ने बड़ी बड़ी गर्म और अविश्वसनीय वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ले ली। इसने इलेक्ट्रॉनिक्स को छोटा, सस्ता और भरोसेमंद बना दिया। असल में यही वो चिंगारी थी जिसने डिजिटल क्रांति की आग लगाई। आज हम जो भी स्क्रीन देख रहे हैं, जो भी फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी जड़ में यही छोटा सा डिवाइस है। तो विचारों को तो हमने जोड़ लिया, अब बारी थी इंसानों और मशीनों को रफ्तार देने की। ये उन आविष्कारों की कहानी है जिन्होंने दुनिया को पहिए लगा दिए। एक तरफ जॉर्ज स्टीफनसन का भाप का इंजन था, जिसने जमीन पर लोहे की पटरियां बिछा दी और सफर की रफ्तार ही बदल दी। और दूसरी तरफ पुशवेल की पनडुब्बी, जिसने हमें समंदर की उन गहराइयों में उतार दिया जहां पहले कोई नहीं गया था। इन आविष्कारों ने हमारे घूमने फिरने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन देखिए, रफ्तार का मतलब सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना ही नहीं होता। ये हमारे आसपास की दुनिया को चलाने के बारे में भी है। डीसी मोटर ने फैक्ट्रियों को पावर दी और विलिस कैरियर का एयर कंडीशनर, इसके बिना तो आज के बड़े बड़े शहर शायद मुमकिन ही नहीं हो पाते। तो चलिए, अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं। यहाँ हम उन चीज़ों की बात करेंगे जो हमारे इतने आसपास हैं कि हम उन्हें नोटिस ही नहीं करते। वो चीज़ें जिन्हें हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, पर जिनके बिना हमारी जिंदगी शायद बहुत अलग होती। सोचिए जरा, अगर गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस न होती तो क्या ज्ञान इतनी आसानी से फैल पाता? या पास्कल का कैलकुलेटर न होता तो हिसाब किताब कितना मुश्किल होता? और फ्रैंकलिन के लाइटनिंग कंडक्टर के बिना हम आज भी शायद तूफानों से डरते। इन आविष्कारों ने सिर्फ चीजें नहीं बदलीं, इन्होंने समाज की बुनियाद ही बदल दी। लेकिन देखिए, जीनियस हमेशा बड़ी और भारी भरकम चीजों में नहीं होता। कभी कभी सबसे कमाल का आइडिया सबसे छोटा और सिंपल होता है। चलिए ऐसे ही कुछ छोटे चमत्कारों पर फटाफट एक नजर डालते हैं। जैसे वॉल्टर हंट की सेफ्टी पिन, बस तार का एक मुड़ा हुआ टुकड़ा, लेकिन इसने चीजों को एक साथ जोड़ने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। फिर जॉन जे लाउड का बॉल पॉइंट पेन, इसने हमें स्याही और कलम के झंझट से आज़ादी दी और अपने ख्यालों को कागज़ पर उतारना बेहद आसान बना दिया। और पेलेग्रीन टेरी का टाइपराइटर, कंप्यूटर से बहुत पहले इसी मशीन ने हमारी बातचीत को, हमारे कम्युनिकेशन को एक स्टैंडर्ड दिया। तो आज हमने देखा कि कैसे कुछ आइडियाज़ ने हमारी पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। पर यह हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। अगला आविष्कार क्या होगा? वो कौन सा आइडिया होगा जो हमारे जीने का तरीका एक बार फिर से हमेशा के लिए बदल देगा? और क्या पता इसका जी, हमारी ये जो इतनी बड़ी और कॉम्प्लेक्स दुनिया है, इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल, एक बहुत ही खूबसूरत भाषा छिपी हुई है। एक ऐसी भाषा जिससे हम इस दुनिया को नापते हैं, इसे समझते हैं। जी हाँ, ये है विज्ञान की भाषा। और आज हम इसी भाषा के ABCs को, मतलब इसके जो मूल अक्षर हैं, उन्हें समझने वाले हैं। सवाल तो मजेदार है ना, कि भाई एक ही सिस्टम, एक ही तरीका समंदर की गहराई और ओजोन लेयर की मोटाई, इन दो एकदम अलग चीजों को कैसे नाप सकता है? इसका जवाब छिपा है एक स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम की ताकत में, जिसे हम जानते हैं SI यूनिट सिस्टम के नाम से। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और इस साइंटिफिक भाषा के जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ना, उनको एक एक करके समझते हैं। शुरुआत करेंगे एकदम बेसिक चीजों से। अब देखिए, बड़ी बड़ी ताकतों या फोर्सेस को समझने से पहले हमें सबसे पहले क्या चाहिए? हमें चाहिए एक तरीका जिससे हम अपने आसपास की जगह यानी स्पेस और मूवमेंट यानी गति को डिस्क्राइब कर सकें। तो अपनी कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। तो सब कुछ शुरू होता है एक बहुत ही सिंपल यूनिट से, मीटर। सोचिए, बस लंबाई का एक सीधा साधा नाप। लेकिन कमाल की बात यह है कि यही एक चीज बड़े बड़े आइडियाज की नींव बनती है। कैसे? अच्छा, जब हम दो लंबाइयों को, मतलब मीटर को मीटर से गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है? एरिया यानी क्षेत्रफल, एक 2 डायमेंशनल सरफेस। और जब हम इसमें एक और लंबाई जोड़ देते हैं तो हमें मिल जाता है वॉल्यूम यानी आयतन, वो जगह जो कोई चीज घेरती है। मतलब एक सीधी लाइन से एक पूरे बॉक्स तक का सफर सिर्फ एक यूनिट से। कमाल है ना? चलिए, अब इस कहानी में एक और किरदार को लाते हैं, सेकंड यानी टाइम। और यहीं से चीजें और भी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। जब हम दूरी को समय से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलती है वेलोसिटी या वेग। आसान भाषा में कहें तो कोई चीज कितनी तेजी से चल रही है, जैसे हाईवे पर दौड़ती कार। पर क्या हो अगर वो कार अपनी स्पीड बढ़ाए?
तो वेलोसिटी में जो ये बदलाव आया उसे जब हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है एक्सेलरेशन या त्वरण। ये वो फीलिंग है जब गाड़ी तेज होती है और हम सीट में पीछे की तरफ धंस जाते हैं। मतलब हम सिर्फ स्पीड को नहीं बल्कि स्पीड में होने वाले बदलाव को भी नाप रहे हैं, और ये सब हो रहा है हमारे उन्हीं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को जोड़ तोड़ कर। तो ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अभी तक हमने बात की क्या हो रहा है, अब टाइम है ये समझने का कि ये सब क्यों हो रहा है। तो अब हम अपनी इस भाषा के अगले लेवल पर चलते हैं। अब बात होगी उन यूनिट्स की जो फोर्स, एनर्जी और वर्क को नापती हैं, मतलब वो कॉन्सेप्ट्स जो असल में हमारी दुनिया को चलाते हैं, उसे आकार देते हैं। तो सबसे पहले है फोर्स यानी बल, किसी चीज पर लगने वाला कोई भी धक्का या खिंचाव, इसे हम नापते हैं न्यूटन्स में। ये नाम तो सबने सुना ही होगा, महान साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन के सम्मान में। और यहीं पर इस सिस्टम की खूबसूरती दिखती है। न्यूटन कोई जादू या कोई रहस्यमयी चीज नहीं है, ये सिर्फ उन्हीं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स का कॉम्बिनेशन है जिन्हें हम पहले ही देख चुके हैं। मास यानी किलोग्राम, लेंथ यानी मीटर और टाइम यानी सेकंड। और देखिए, एक बार जब हमारे पास फोर्स की यूनिट यानी न्यूटन आ गई तो ये खुद एक नया बिल्डिंग ब्लॉक बन जाता है। इसको ऐसे समझिए, कोई एक बक्सा जमीन पर धकेल रहा है, तो जो फोर्स लगाया गया न्यूटन्स में और जितनी दूर तक उसे धकेला गया, इन दोनों को गुणा कर दें तो वो हो गया वर्क यानी कार्य, और इसे नापते हैं जूल्स में। और काम करने की जो क्षमता होती है यानी एनर्जी, उसे भी हम जूल्स में ही नापते हैं। अब सोचिए, अगर वही फोर्स एक बहुत छोटी सी जगह पर लगे, जैसे एक कील की नोक पर, तो क्या होगा? जबरदस्त प्रेशर यानी दाब पैदा होगा। इसे हम पास्कल्स में नापते हैं। देख रहे हैं कैसे सब कुछ एक दूसरे से जुड़ता जा रहा है? ये बिल्कुल साइंस के लेगो ब्लॉक्स जैसा है। ठीक है, अब तक तो हमने उन चीजों की बात की जिन्हें हम देख या महसूस कर सकते हैं। अब जरा उन कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करते हैं जिन्हें देखना उतना आसान नहीं है, जैसे बिजली और वेव्स, लेकिन है ये भी उतने ही जरूरी। साइंस हमें वो दुनिया नापने की ताकत देता है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रिक चार्ज, जो बिजली की एकदम बेसिक चीज है, उसे नापा जाता है कूलम में। उस चार्ज के बहाव में जो रुकावट आती है यानी रेजिस्टेंस, उसे नापते हैं ओम में। इसके बिना तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट काम ही नहीं करेगा। और वेव्स की फ्रीक्वेंसी, चाहे वो रेडियो वेव्स हों जो हम तक गाना पहुंचाती हैं, या फिर किचन की माइक्रोवेव की वेव्स, उससे नापा जाता है हर्ट्ज में। तो ये यूनिट सिर्फ किताबों के लिए नहीं है, ये वो डिक्शनरी है जिससे हम उन अनदेखी ताकतों को समझते हैं और कंट्रोल करते हैं जो हमारी मॉडर्न दुनिया को पावर दे रही हैं। और यही सबसे जरूरी बात है, ये सिर्फ अलग अलग यूनिट्स की एक लिस्ट नहीं है, ये एक लॉजिकल, एक दूसरे से जुड़ा हुआ सिस्टम है जो हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने के लिए एक मजबूत ढांचा देता है। और अब चलिए कुछ सबसे खास और हैरान करने वाली यूनिट्स को देखते हैं। इनसे पता चलेगा कि ये सिस्टम असल में कितना बड़ा और कितना पावरफुल है। वो हमारा शुरुआती सवाल याद है? तो ये रहा जवाब का पहला हिस्सा। हमारी पृथ्वी की जो ओजोन लेयर है, जो हमें सूरज की खतरनाक यूवी किरणों से बचाती है, उसकी मोटाई को एक स्पेशल यूनिट में नापा जाता है जिसका नाम है डॉप्सन। अब डॉप्सन सुनने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अगर हम सारी ओजोन गैस को समंदर के लेवल के प्रेशर पर ले आएं तो वो कितनी मोटी परत बनाएगी। एक हेल्दी लेयर लगभग 300 डॉप्सन यूनिट्स की होती है। इससे पता चलता है कि ये सिस्टम हमारे प्लैनेट की हेल्थ पर नजर रखने में कितना सटीक और कितना पावरफुल है। और हमारे समंदरों की अथाह गहराइयों को नापने के लिए इस्तेमाल होती है एक यूनिट जिसका नाम है फैथम। ये एक क्लासिक यूनिट है जो पुराने जमाने में एक इंसान के फैले हुए हाथों की चौड़ाई पर आधारित थी, मतलब करीब करीब 6 फीट। आज हमारे पास सोनार जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, पर यह ट्रेडिशनल यूनिट आज भी चलन में है और मॉडर्न सिस्टम का हिस्सा है। ये खोज के इतिहास और आज की साइंस के बीच एक बड़ा खूबसूरत कनेक्शन दिखाता है। और अब कुछ ऐसा जो सच में बहुत तेज है, मैक नंबर। ये सिर्फ स्पीड नहीं नापता, ये स्पीड की तुलना करता है कुदरत के एक बेसिक कांस्टेंट से, आवाज की रफ्तार से। मैक 1 का मतलब है आवाज की स्पीड। तो जब कोई जेट फाइटर मैक 2 पर पहुंचता है तो इसका मतलब है कि वो अपनी ही पैदा की हुई आवाज से दोगुनी रफ्तार से उड़ रहा है, और इसी से पैदा होता है वो मशहूर सोनिक बूम। ये वो यूनिट है जो हमें सुपर हाई स्पीड की दुनिया में ले जाती है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? एक स्टैंडर्ड, एक दूसरे से जुड़ा हुआ सिस्टम
साइंस के लिए और हमारी समझ के लिए इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये हम सबको बात करने के लिए एक कॉमन भाषा देता है। ये मुश्किल से मुश्किल आइडियाज को छोटे सिंपल हिस्सों में तोड़ देता है और ये हमें उन चीजों को भी नापने की ताकत देता है जिन्हें हम शायद कभी देख भी नहीं सकते। ये एक ऐसी बात है जिस पर सोचने में मजा आएगा। जैसे जैसे हमारी नॉलेज बढ़ेगी, हमारी नापने की काबिलियत को भी बढ़ना होगा। जरा सोचिए, भविष्य में होने वाली खोजें किन नई यूनिट्स को जन्म। नमस्कार। कभी सोचा है कि जानवरों और पेड़ पौधों के ये अजीब से वैज्ञानिक नाम क्यों होते हैं? जैसे कि होमो सेपियंस। ये सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि एक तरह का सीक्रेट कोड है। और आज हम मिलकर इसी कोड को क्रैक करने वाले हैं, जो हमें इस दुनिया के जीवन को समझने में मदद करेगा। तो ये रही वो लिस्ट। देखने में तो बस कुछ अजीब से शब्द लग रहे हैं ना, लेकिन असल में हर नाम के पीछे एक कहानी, एक सुराग छिपा है। तो चलिए एक जासूस की तरह इन सुरागों को ढूंढना शुरू करते हैं। और शुरुआत करते हैं सबसे जाने पहचाने उदाहरण से, यानी हम इंसानों से। हमारा वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। अब यहाँ दो हिस्से हैं, होमो और सेपियंस। पर सवाल ये है कि ये दो नाम क्यों हैं और ये हमें बताते क्या हैं? चलिए पता लगाते हैं। आज की इस पड़ताल में हम क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ये दो नाम वाली पहचान आखिर है क्या। फिर हम जानवरों और पेड़ पौधों की दुनिया में चलेंगे सुराग ढूंढने, और आखिर में इस सवाल का जवाब खोजेंगे कि ये सब इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए अपनी पड़ताल का पहला अध्याय शुरू करते हैं, दो नाम एक पहचान। देखिए, इस दो नाम वाली प्रणाली को बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर या द्विपद नामकरण कहते हैं। इसमें पहला नाम होता है जीनस यानी वंश का, और दूसरा नाम होता है प्रजाति का। आप इसे साइंटिस्ट की एक यूनिवर्सल भाषा समझ सकते हैं, ताकि पूरी दुनिया में कोई कंफ्यूजन ना हो। अब बारी है असली जासूसी की। चलिए जानवरों की दुनिया में उतरते हैं और देखते हैं कि वहां हमें क्या पैटर्न मिलते हैं। और शुरुआत करेंगे कुछ सबसे बड़े और मशहूर शिकारियों से। यहां जरा ध्यान दीजिए, शेर का नाम है पैंथेरा लियो और बाघ का पैंथेरा टाइग्रिस। कुछ कॉमन दिखा? बिल्कुल, दोनों का पहला नाम पैंथेरा एक जैसा है, और यही है हमारा पहला बड़ा सुराग। इसका सीधा सा मतलब है कि ये दोनों एक ही परिवार यानी पैंथेरा जीनस के सदस्य हैं, मतलब ये करीबी रिश्तेदार हैं। पर क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था? चलिए एक और उदाहरण से इसे पक्का करते हैं। गाय का नाम है बॉस इंडिकस और बैल का बॉस प्रिमिजिनियस टॉरस। अरे वाह, यहां भी वही बात है। दोनों का पहला नाम बॉस एक जैसा है, जो बताता है कि ये दोनों भी एक ही जीनस के हैं। तो ये साबित हो गया, हमारा पहला सुराग बिल्कुल सही था। पहला नाम उनके परिवार की पहचान है। ठीक है, तो ये कोड बड़े जानवरों पर तो काम कर रहा है, लेकिन क्या ये नियम हर जीव पर लागू होता है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा? चलिए अपनी इस थ्योरी को और परखते हैं। मोर को देखिए, इसका नाम है पावोक्रिस्टेटस। यहां भी वही दो नाम वाला सिस्टम है। तो ये साफ है कि ये सिर्फ बड़े शिकारियों के लिए नहीं है, पक्षियों पर भी लागू होता है। और छोटी कीड़ों का क्या? जैसे घरेलू मक्खी, इसका नाम है मस्का डोमेस्टिका। मतलब ये कोड तो छोटे से छोटे जीव पर भी फिट बैठता है। अच्छा, अब पानी की दुनिया में चलते हैं। डॉल्फिन का नाम है प्लैटनेस्टा गैंगेटिका। तो चाहे जमीन हो, हवा हो या पानी, ये सिस्टम हर जगह काम करता है। कमाल है ना? तो जानवरों की दुनिया का कोड तो हमने काफी हद तक समझ लिया है, लेकिन हमारी पड़ताल अभी खत्म नहीं हुई। सवाल यह है कि क्या यही नियम और ऐसी ही छिपी हुई कहानियां हमें पेड़ पौधों की दुनिया में भी मिलेंगी? इस लिस्ट को देखिए जरा। धान ओरिजा सेटाइवा, गेहूं ट्रिटिकम स्टाइवियम, और फलों में आम मैंगीफेरा इंडिका और सेब मेलस प्यूमिला। मतलब साफ है, पौधों के भी दो नाम ही होते हैं। ये सिस्टम यहां भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है। लेकिन चलिए आम के नाम को जरा और गौर से देखते हैं। इसमें एक बहुत दिलचस्प कहानी छिपी है। आम का नाम है मैंगीफेरा इंडिका। अब जो बात यहां सच में बहुत खास है, वो है इसका दूसरा नाम इंडिका। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये तो इतिहास का एक पन्ना है। ये नाम सीधे सीधे हमें इसकी जड़ों से जोड़ता है, यानी भारत से। नाम में ही उसका पता छिपाया है। तो हमने जानवरों और पौधों दोनों दुनियाओं के इस कोड को क्रैक कर लिया है। पर अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर ये सब इतना जरूरी क्यों है? चलिए अब इस पूरी पहेली के आखिरी हिस्से को समझते हैं।
तो इस 2 नाम वाले सिस्टम के 3 सबसे बड़े फायदे हैं। पहला, यूनिवर्सल क्लैरिटी, पूरी दुनिया के साइंटिस्ट के लिए एक ही नाम, तो कोई कंफ्यूजन नहीं। दूसरा, ये रिश्तों को बताता है, पहला नाम पढ़कर ही पता चल जाता है कि कौन किसका रिश्तेदार है, एक तरह का फैमिली ट्री। और तीसरा, ये पूरी प्रकृति को एक सिस्टमैटिक तरीके से ऑर्गेनाइज करता है, एक लॉजिकल मैप की तरह। तो अब हम इस कोड को समझ चुके हैं। ये सिर्फ नामों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि इस धरती पर मौजूद जीवन के विशाल नेटवर्क का एक नक्शा है। और ये कहानी हम पर भी लागू होती है। हम हैं होमो सेपियंस, जिसका मतलब है बुद्धिमान मानव। नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारी दुनिया ना एक तरह की अनदेखी भाषा पर चलती है। ये भाषा है मेजरमेंट की, यानी मापने की। यही वो चीज है जो हमें एक छोटे से दाने से लेकर बहुत दूर किसी तारे तक सब कुछ समझने में मदद करती है। तो आज चलिए इसी मजेदार भाषा के रहस्यों को जानने के सफर पर निकलते हैं। और इस सफर की शुरुआत हम करेंगे इस सिंपल से चार्ट से। अब देखिए, पहली नज़र में तो ये बस कुछ नंबरों की लिस्ट लग सकती है ना? पर असल में यही वो चाबी है जो स्केल की पूरी दुनिया को खोल देगी। और यहीं से हमारा एडवेंचर शुरू होता है। तो यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, भाई ऐसा एक सिस्टम कैसे हो सकता है? मतलब एक ही सिस्टम उन चीज़ों को भी नाप ले जो हमारे हाथ में हैं, और उन जगहों को भी जहां हम कभी जा ही नहीं सकते। चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन यूनिट्स की जिनसे हमारा पाला लगभग रोज बढ़ता है। ये हमारी समझ की नींव हैं, वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स जिन पे सब कुछ टिका है। चलिए एक बहुत ही आम और छोटी सी तुलना से शुरू करते हैं। 1 आउंस जो होता है करीब करीब 28.35 ग्राम्स। ये एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है ना? कुछ ऐसा जिसे हम असल में महसूस कर सकते हैं। अच्छा, अब स्केल को थोड़ा बड़ा करते हैं, पाउंड से किलोग्राम और फिर सीधा मेट्रिक टन तक। यहां हम देख सकते हैं कि कैसे मेजरमेंट पर्सनल लेवल से निकलकर इंडस्ट्रियल लेवल तक पहुंच जाता है। सोचिए, 1 मेट्रिक टन मतलब 10 लाख ग्राम। और हाँ, वॉल्यूम को भी फटाफट देख लेते हैं, गैलन और लीटर। ये जो तुलना है ना, ये ह्यूमन स्केल वाले आइडिया को और पक्का करती है। मतलब ये वो मेजरमेंट्स हैं जो हम अपनी किचन में, अपनी गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी दुनिया के हिसाब से ही बने हैं। तो ठीक है, रोजमर्रा की दुनिया तो हमने नाप ली। अब जरा ऊपर उठते हैं और अपने पूरे प्लैनेट के स्केल पर चलते हैं। यहां से चीजें और भी दिलचस्प होने वाली हैं। अब एक ऐसी यूनिट की बात करते हैं जो हम रोज तो इस्तेमाल नहीं करते, पर हमारे प्लैनेट की जमीन नापने के लिए बहुत जरूरी है, हेक्टेयर। अंदाजा लगाना हो तो इसे करीब करीब 2 फुटबॉल के मैदान जितना समझ सकते हैं। ये चार्ट देखिए, एकड़ से हेक्टेयर और फिर स्क्वायर मील तक स्केल में कितना बड़ा जंप है। ये दिखाता है कि कैसे हम बड़े बड़े इलाकों को नापने के लिए अपनी यूनिट्स को बदलते हैं, उन्हें अडैप्ट करते हैं। और ये कुछ बड़े मजेदार फैक्ट्स हैं जो दिखाते हैं कि ये सारी यूनिट्स आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं। ये बिल्कुल एक पजल जैसा है, जहां हर टुकड़ा अपनी सही जगह पर फिट होकर एक बड़ी तस्वीर बनाता है। पर सवाल ये है कि उन दूरियों का क्या जो इतनी ज्यादा हैं कि हम वहां तक सफर भी नहीं कर सकते? उन्हें कैसे नापते हैं? तो चलिए अब सीधा सितारों के बीच छलांग लगाते हैं और उन कमाल की यूनिट्स को समझते हैं जो इस पूरे यूनिवर्स का नक्शा बनाने के लिए ही बनाई गई हैं। डिस्टेंस की यूनिट्स की ये तरक्की देखिए, कमाल है। ये बिल्कुल एक सीढ़ी की तरह है। हम जाने पहचाने किलोमीटर और मील से शुरू करते हैं और फिर चढ़ते जाते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर और आखिर में पारसेक की हैरान कर देने वाली ऊंचाइयों तक। अच्छा, एक आम गलतफहमी है लाइट ईयर को लेकर। चलिए उसे दूर करते हैं। इसके नाम में ईयर यानी साल आता है तो लगता है कि ये टाइम की यूनिट है, पर नहीं, ये डिस्टेंस यानी दूरी की यूनिट है। और ये बहुत ही बड़ी दूरी है। जरा इस नंबर पर एक नजर डालिए। ये एक लाइट ईयर में कितने मीटर होते हैं वो संख्या है। ये इतना बड़ा नंबर है कि इसे समझना भी मुश्किल है, पर यही तो यूनिवर्स के विशाल अकल्पनीय स्केल को दिखाता है। और ये स्लाइड तो स्केल के उस जबरदस्त जंप को ब्रिलियंटली दिखाती है। एक तरफ है सिर्फ 1 मील और दूसरी तरफ 1 पारसेक, जो 30 ट्रिलियन किलोमीटर से भी ज्यादा है। सोचकर देखिए, ये तुलना हमें एहसास कराती है कि यूनिवर्स वाकई कितना बड़ा है। तो सवाल यह है कि ये सब एक साथ कैसे काम करता है। चलिए देखते हैं कि कैसे ये सारी अलग अलग यूनिट्स मिलकर एक पूरा सिस्टम बनाती हैं जो हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने में मदद करता है।
जैसा कि इस कोट में कहा गया है, मेजरमेंट जो है वो इंसानी समझ और तरक्की के लिए फंडामेंटल है, बिल्कुल बुनियादी। अगर किसी चीज को बेहतर बनाना है या उसे समझना भी है तो सबसे पहले उसे मापना पड़ेगा। तो आखिर में सबसे जरूरी बात यह है कि ये सब कोई रैंडम नंबर नहीं है। आउंस से लेकर पार्सेक तक हर यूनिट एक टूल है, एक औजार, जिसे एक खास स्केल को समझने के लिए बड़े ध्यान से बनाया गया है। चाहे हम किचन में कोई रेसिपी बना रहे हों या किसी दूर की गैलेक्सी को स्टडी कर रहे हों। और हम इस सफर को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये यूनिट्स वो सब नापती हैं जो हम आज जानते हैं, ये हमारी समझ की सीमाएं हैं। पर जो हम नहीं जानते उसके लिए क्या? जैसे जैसे हम अनजाने की गहराइयों में उतरेंगे, हमें भविष्य की खोजों के लिए किन नई भाषाओं, किन नए मापों को ईजाद करना होगा। ये पूरा ब्रह्मांड इंतजार